प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति। विद्यार्थियों, इसके 8th चैप्टर पर हमारा डिस्कशन जारी है। 8th चैप्टर गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसकी प्रासंगिकता, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति। लगभग अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं विद्यार्थियों। इस चैप्टर में एक दो टॉपिक और हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हमने काफ़ी समझा। यहाँ विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, अब तक जो भी वीडियो इस चैप्टर के और इसके पहले के सारे जो हैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर, वो सारी वीडियो आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। वहाँ आपको सारी वीडियो, सारे टॉपिक्स पर हमने जो चर्चा की है वो क्रमबद्ध तरीके से आपको मिल जाएंगे। आज जो हम बात करेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या कमजोरियां रही हैं, क्या दुर्बलताएं रही हैं, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हमने डिटेल से समझा है। उसका स्थापना कैसे हुई, क्या आंदोलन है, विचारधारा, भूमिका, संगठन, उसकी प्रासंगिकता, भारत की भूमिका, वो सारा हमने देख लिया है। लेकिन कुछ क्या इतना सफल संगठन रहा है, क्या कुछ कमियां हैं? तो बिल्कुल हैं, हर संगठन में होती है, हर आंदोलन में होती है। तो इसकी भी कुछ दुर्बलताएं हैं, कुछ कमियां हैं, उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए या समालोचना कीजिए। तो फिर ऐसे में आपको आलोचना के पॉइंट्स हैं या समालोचना के पॉइंट्स हैं, वो नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम इसकी जो क्या क्या कमजोरियाँ रही हैं, क्या क्या दुर्बलताएं, उस पर हम बात करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से आप इसकी जो कमियां हैं, जो दुर्बलताएं हैं, वो आप बता सकते हैं। देखिए, एक एक पर हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आप जो पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, पहली जो कमी आप इसकी बता सकते हैं कि सिद्धांतहीन और अवसरवादी आंदोलन। ये आरोप आलोचकों के द्वारा जो इस आंदोलन की आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक सिद्धांतहीन और अवसरवादी आंदोलन रहा है। मतलब कोई निश्चित इसका सिद्धांत रहा ही नहीं है। राष्ट्रों ने एक गुटनिरपेक्ष नीति की बात तो की, मतलब उनका जो आरोप है वो ये है कि जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, उनके गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वो शामिल होते हुए भी उन्होंने जहाँ जैसा अवसर पड़ा वैसे किसी भी जो गुट से सहायता लेने में वो चूके नहीं हैं। भारत ने भी किया था, जैसे 1971 में एक जो संधि की थी सोवियत संघ के साथ। तो ये आरोप लगाया जाता है कि एक अवसरवादी आंदोलन ये बनकर रह गया और कोई निश्चित सिद्धांत नहीं रहा कि उन सिद्धांतों को लेकर ये आंदोलन आगे बढ़ा है। तो आलोचक एक तो यह इसकी आलोचना करते हैं। दूसरा जो इसकी आलोचना जो की जाती है कि ये एक अव्यवहारिक नीति है, मतलब व्यवहार में संभव नहीं था। ये जिस परिस्थितियों में इस आंदोलन की स्थापना की गई थी, शीत युद्ध के दौरान दो बड़ी महाशक्तियाँ और कोई भी देश, जो ऐसे देश की जो बिल्कुल गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक जो कमी अपनी और एक तरह से उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए ही थे, उनकी बहुत सारी अपनी समस्याएं थी और वो कैसे उन गुटिया राजनीति से अलग हो सकते थे। तो एक तरह से कहीं न कहीं यही कारण था कि उन्होंने कहीं किसी देश का अमेरिका के प्रति झुकाव देखने को मिलता है, किसी देश का सोवियत संघ के प्रति झुकाव देखने को मिलता है, जैसे भारत का भी सोवियत संघ के प्रति झुकाव था। तो कहने का मतलब ये कि एक अव्यवहारिक नीति, इसको बताया कि ये एक प्रैक्टिकली ये उतना संभव नहीं थी ये आंदोलन, तो अव्यवहारिक नीति रही है। इसकी आलोचना एक ये की जाती है। तीसरा, एक बहुत बड़ी आलोचना की जाती है कि गुटनिरपेक्ष देशों में स्वयं में ही बुनियादी एकता का अभाव था। मतलब एकजुटता उनमें खुद में ही नहीं थी कि वो एक नीति पर चले या एक सिद्धांत पर चले या एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। उनमें काफ़ी मतभेद थे। तो ये भी काफ़ी दुर्बलता इसकी बताई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक आलोचना या एक दुर्बलता इसकी ये बताई जाती है कि इन देशों में किसी एक मुद्दे पर सहमत हो जाएं या कोई प्रॉपर संकल्पित होकर किसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें, वैसी स्थितियां नहीं थी। कोई आंदोलन सफल तब भी हो सकता है जब उनमें एक मतलब एक संकल्पबद्धता हो, एक वो मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें, तो ये तभी संभव है। उनमें वो जो बुनियादी एकता होनी चाहिए, वो इन देशों में नहीं देखी गई। तो एक ये इसकी आलोचना की गई। नेक्स्ट,
पांचवा जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण, असुरक्षित नीति। आलोचकों ने कहा कि ये असुरक्षित नीति रही है। मतलब जैसे उदाहरण आपको दें कि भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया और आपको पता है कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। एक मतलब बहुत बुरी उसमें पराजय भारत को देखने को मिली, जो कि भारत कभी सोच नहीं सकता था। तो आलोचक ये कहते हैं कि अगर भारत गुटनिरपेक्ष नीति को नहीं अपनाता और किसी गुट में शामिल होता, चाहे वो अमेरिका वाले गुट में, चाहे सोवियत संघ वाले गुट में, तो चीन की ये हिम्मत नहीं होती कि वो भारत पर हमला करे। तो ये एक गुटनिरपेक्ष नीति का फेल्योर है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ही कारण ये चीन की इतनी हिम्मत हुई, चीन ने ऐसा किया कि भारत पर उसने आक्रमण किया और भारत को मुंह की खानी पड़ी। तो ये एक इसलिए कहा जाता है कि कहा गया आलोचकों के द्वारा कि ये एक असुरक्षित नीति है, कि मतलब अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पाए वो, तो ये फेल्योर कहा जाता है। एक अच्छा उदाहरण आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट, संकुचित नीति। आलोचना ये की जाती है संकुचित नीति है, बिल्कुल संकीर्ण नीति है, मतलब काफ़ी कुछ ब्रॉड माइंड से चलने वाली नीति नहीं। आलोचक ये कहता है, कितना सही है गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन आलोचक इसको संकुचित या संकीर्ण नीति के रूप में भी लेकर चलते हैं कि एक स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर स्वतंत्र मतलब अपनी नीतियों को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की गई और उसको लेकर हालांकि बहुत ज़्यादा सफलता उनको मिली नहीं इस संकीर्णता के कारण। नेक्स्ट, एक जो इससे पहले में मैंने बात की थी, जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं 7th, कि ये जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं या थे, वो उन्होंने वे आर्थिक दृष्टि से या अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो किसी न किसी देश पर निर्भर थे। मतलब किसी न इन गुटों में से भारत ने भी स्वयं इसमें सोवियत संघ से काफ़ी मदद ली थी, हथियार खरीदता था भारत। तो ये स्वयं इतने सशक्त नहीं थे कि वो इन गुटों से बिल्कुल अलग रह सकते थे। तो इनकी खुद इतनी निर्भरता थी, ये स्वतंत्र कैसे रह सकते थे। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी बड़ा देश है, कोई महाशक्ति है, वो मदद देता है तो अपनी शर्तों पर या कुछ न कुछ वो लेता भी है। तो कैसे ये देश जब इतने खुद आर्थिक मामलों में या अपनी रक्षा जो शस्त्रों के मामले में वो सशक्त नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे, तो वो इस नीति को अपनाना कोई उचित नहीं था, सही नहीं था, एक बहुत बड़ी कमी थी ये। इसी कारण से ये नीति असफल रही। नेक्स्ट, जो 8वां पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि इन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो स्वयं के देश थे, उनमें स्वयं में आपसी जो विचारधारात्मक मतभेद था, मतलब उनमें अलग अलग विचारधारा के देश थे, तो उनमें भी एक वैचारिक एक रूपता नहीं थी। तो विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण आलोचना के पॉइंट्स हैं, इनको हमने संक्षेप में बात करी, तो इनको आप समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कुछ कमियां रहीं, दुर्बलता रहीं, और अगर समालोचनात्मक या आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं और इन पॉइंट के माध्यम से व्याख्यायित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक टॉपिक और है इस चैप्टर का, पूर्व की ओर देखो नीति, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप स्वयं भी लाभ उठाएं, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करें। इससे पहले वाले सारे वीडियो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से प्रत्येक टॉपिक पर हमने बात की है, वो आप क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बस आप स्वयं भी इनका लाभ उठाते रहें और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को सूचित करते रहें। अपनी प्रतिक्रिया विद्यार्थियों अवश्य देवें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।